हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सभी का। आज के हम ज्योग्राफी क्लास में पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, और जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया है कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में या आपके एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में जितने भी आपके टॉपिक्स बन सकते हैं उनको सभी को कवर करवाऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इसके कितने पार्ट होते हैं आंतरिक संरचना में, और उन पार्ट्स में कौन कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो पृथ्वी की लेयरिंग को स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, ऊपरी मंडल या निम्न मंडल, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड में विभाजित किया जाता है। यानी कि जो हमारा ऊपरी का भाग है तो उसको स्थल मंडल कहा जाता है, और स्थल मंडल के बाद दुर्बल मंडल, ऊपरी मंडल, इस तरह से ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है वो होता है कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग हैं वो कितने परतों में बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो पार्ट के भी पार्ट यानी कि सब पार्ट हो जाते हैं। ये जो सारे दिए गए हैं ये आपके सब पार्ट हो गए हैं, तो इनको सब पार्ट को आपको नहीं ध्यान देना है, क्योंकि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो केवल ये तीन चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन कौन सी तीन अलग परतें पाई जाती हैं या तीन अलग अलग भाग पाए जाते हैं, और वो भाग कौन कौन से होते हैं। आपकी भूपर्पटी, जिसे हम सबसे ऊपरी परत भी कहते हैं या स्थल मंडल भी कहते हैं। भूपर्पटी के आगे हमारा मेंटल होता है। ठीक है, और सबसे जो नीचे का हमारा भाग होता है उसे हम क्रोड बोलते हैं। यहाँ पर चलिए हम अब देखते हैं भूपर्पटी, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे भूपर्पटी या क्रस्ट को देखेंगे। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं, और यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यहाँ पर ये क्या है, 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, और यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। अगर यह पूछे कि पृथ्वी की जो क्रस्ट है या पृथ्वी का ऊपरी भाग है वो किन चट्टानों का बना हुआ है, तो यह जो ऊपरी भाग है वो बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से बना हुआ है। अब ये बेसाल्ट चट्टानें क्या होती हैं इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे इसकी। तो सबसे पहले अभी यहाँ पर इतना देखना है केवल कि जो हमारी भूपर्पट यानी कि क्रस्ट है वो किसकी बनी होती है, वह बेसाल्ट चट्टानों की बनी होती है। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं स्थल मंडल, वह हमारी क्रस्ट की जो निचली परत या ऊपरी परत होती है, सॉरी ये जो क्रस्ट की है, ये स्थल मंडल हमारा कैसे बनता है, ये इस क्रस्ट की ऊपरी परत का और जो हमारा मेंटल होता है मेंटल का ऊपरी परत का, ये दोनों मिलाकर बनते हैं। ठीक है, यानी कि पूरा आपका क्रस्ट हो गया और मेंटल का ऊपरी भाग, ये दोनों मिलाकर कितना बनता है आपका स्थलमंडल। एक बार ऐसे और समझिए कि यह आपका क्या है, पूरा का पूरा यह आपका क्रस्ट बना हुआ है। यह क्या है आपका क्रस्ट, या कह सकते हैं भूपर्पटी है, और यहाँ पर आपका मेंटल है। ठीक है, अब मेंटल को वैसे अगर हम और डिटेल में समझेंगे तो ये इसको मेंटल को दो पार्ट होते हैं, इसके इसके भी दो पार्ट होते हैं। तो जो आपका स्थलमंडल कहलाएगा वह आपका ये पूरा क्रस्ट से लेकर यहाँ तक का ये आपका स्थलमंडल कहलाएगा। ठीक है, कहाँ का, ये देखिए ये आपका पूरा क्रस्ट से लेकर ये आपका क्या कहलाएगा, पूरा स्थलमंडल। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ आ गया होगा कि स्थलमंडल क्या होता है। तो फिलहाल चलिए हम आते हैं भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट पर। तो क्रस्ट किसकी बनी होती है, बेसाल्ट चट्टानों की बनी होती हैं, और जो क्रस्ट है इसके दो भाग होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि सभी जो परत है वो किसने दो भागों की बनी हुई है। तो यहाँ पर जो क्रस्ट है आपकी भूपर्पटी वो है भी दो भाग की बनी हुई है, सियाल और सीमा को हम लिखते हैं SIAL। ठीक है, यहाँ पर अगर पूछा जाए कि भूपर्पटी या क्रस्ट में कौन से तत्वों की अधिकता होती है, तो उसमें सियाल का मतलब जो होता है यहाँ पर SI, और आपको दिया गया है AL। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका SI है इसका मतलब होता है सिलिका। क्या होता है, सिलिका। और AL का जो मतलब होता है वो होता है एल्यूमिनियम। ये AL का क्या मतलब है, ये है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। ठीक है, तो भूपर्पटी में कौन से तत्वों की अधिकता पाई जाती है, सियाल और सीमा यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की। और सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन एवं एल्यूमिना एवं सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। ठीक है,
कृष्ठ भाग का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पर आपके लिए कृष्ठ का जो घनत्व है वो घनत्व नहीं पूछेगा, लेकिन घनत्व की आप लोग जो यूनिट होती है उसको आप लोग ध्यान दीजिए। जो घनत्व होता है वो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में मापा जाता है। ठीक है। यहाँ पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है, यानी कि जो आपकी भूपर्पट्टी है वो आपके पृथ्वी का कुल आयतन का कितना, सिर्फ और सिर्फ 0.5% भाग घेरे हुए है। पृथ्वी की सभी भू आकृतियाँ इसी पर स्थित हैं, यानी कि ये हमारी सबसे ऊपरी परत है। जितनी भी भू आकृतियाँ होगी वह सारी की सारी कहाँ पर स्थित हैं, भूपर्पट्टी यानी कि कृष्ठ पर स्थित हैं। चाहे वो आपके पर्वत हों, पठार हों, मैदान हों, ये सब के सब कहाँ स्थित हैं, आपके भूपर्पट्टी यानी कृष्ठ पर स्थित हैं। भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच की सीमा को मोह असंबद्धता कहा जाता है। जैसे कि हमने आपको पहले बताई, ये आपकी क्या हुई, ये आपकी क्या हो गई, कृष्ठ यानी कि भूपर्पट्टी हो गई। ठीक है। और फिर मेंटल के यहाँ पर क्या है आपका, ये आ गया आपका मेंटल। ठीक, इसमें आ गया आपका मेंटल आ गया। तो जो इन दोनों की परतों को ये जोड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर किसी चीज़ से ये जुड़ते हैं, दोनों परतें आपस में लगी हुई हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, मोह असंबद्धता। ठीक है, क्या बोला जाता है, मोह असंबद्धता बोला जाता है। ऐसी सीमा रेखा को जो भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच की सीमा को निर्धारित करती है उसे हम बोलते हैं मोह असंबद्धता। अब इसके आगे हम बात करते हैं मेंटल की। तो जो मेंटल होता है यह 2900 किलोमीटर मोटा क्षेत्र होता है, और जो आपका मेंटल है यह भी बेसाल्ट चट्टानों के समूह से ही बना होता है। जो आपकी भूपर्पट्टी थी वो कहाँ तक, वो 34 किलोमीटर तक थी, लेकिन जो आपका मेंटल है ये कहाँ तक है, यह है आपका मेंटल 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मेंटल इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाया जाता है, यानी कि जब आपकी ज्वालामुखी फटती है या भूकंप के समय, या खासकर ज्वालामुखी ही है, तो जो आपका मैग्मा बाहर आता है वह कहाँ से निकलता है, वो मुख्यतः आपके मेंटल से ही निकलता है। मेंटल में ही मैग्मा चैम्बर पाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका लावा निकलता है और मैग्मा दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन जो मैग्मा होता है यह जो आपकी जो ला जिसे आप बाहर लावा बोलते हैं, वही लावा जब तक पृथ्वी के अंदर रहता है उसे हम मैग्मा बोलते हैं। यानी कि मैग्मा क्या है आपका, यह है पृथ्वी के अंदर है। क्या है, पृथ्वी के अंदर। जब तक आपका पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर है उसे हम मैग्मा बोलते हैं, और जैसे ही मैग्मा पिघल कर पृथ्वी के बाहर निकल आता है उसे हम बोलते हैं लावा। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो औसत घनत्व है, यानी कि मेंटल का औसत घनत्व है, वह है 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। और जो पृथ्वी का कुल आयतन है वह है यह मेंटल 83% भाग घेरे हुए है। यानी कि अगर पूछा जाए कि पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका है, तो मेंटल का है। मेंटल यानी कि बीच की परत का है, और इसकी मोटाई 2895 लगभग 2900 किलोमीटर है। यह अर्ध ठोस अवस्था में है। पृथ्वी की यह परत गुटेनबर्ग विचार्ट असभ्यता क्रोड से अलग होता है। ठीक है। तो देखिए, जो पिछली था यहाँ पर आपका क्या हुआ, क्रस्ट हुआ, यहाँ पर आपकी क्या हुई, मेंटल हुई। ठीक। तो इन दोनों के बीच को जोड़ने वाली को क्या कहते थे हम, मोह असंबद्धता। लेकिन इसके जो नीचे है जिससे ये क्रोड से अलग होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, गुटेनबर्ग असभ्यता। अब इसके आगे हम देखते हैं क्रोड। क्रोड क्या है, जो हमारा क्रोड होता है यह पृथ्वी के केंद्र में होता है, और क्रोड को हम निफे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, क्रोड को निफे बोलते हैं। अब यहाँ पर जो निफे का मतलब होता है, एन आई का मतलब हो गया निकिल, और एफ ई का मतलब हो गया फेरस। यानी कि जो पृथ्वी का क्रोड होता है, तो पृथ्वी के क्रोड में निकिल और फेरस यानी कि लोहा की अधिकता पाई जाती है। इसलिए जो पृथ्वी का केंद्र है वह लोहा और निकिल से निर्मित माना जाता है। यह पृथ्वी का केंद्रीय भाग होता है, और यह सबसे बड़ा क्षेत्र है। औसत घनत्व इसका 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः है द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। यानी कि जो सबसे कम प्रतिशत भाग घेरे हुए वो क्या है, 5% आपकी भूपर्पट्टी है, और 83% कितना है आपका, यह है आपका मेंटल, और बाकी का जो बचा हुआ है वह कितना है आपका क्रोड। यहाँ की जो
त्रिज्या है वो 6370 किलोमीटर है और पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी के नीचे कितने मीटर की गहराई जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। तो पृथ्वी के अंदर जितने मीटर आप जाएंगे प्रति 32 मीटर पर पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। इसके आगे हम देखते हैं भूकंप क्या होते हैं और इनके क्या परिणाम होते हैं और कैसे ये आते हैं। जो भूकंप होते हैं ये भूकंप पृथ्वी के स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर में संपीड़ित ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों के कारण आता है। यानी कि जो आपका भूकंप है एक तरह से क्या है, यह एक प्रकार की तरंगे होती हैं। अब आगे हम देखते हैं कि तरंगें कैसी होती हैं। भूकंप के उत्पन्न होने का प्रारंभिक बिंदु या केंद्र हाइपोसेंटर कहलाता है। जहाँ से आपका भूकंप उत्पन्न होता है या भूकंप उत्पन्न होने के प्रारंभिक केंद्र बिंदु को क्या बोला जाता है, हाइपोसेंटर बोला जाता है। या हाइपोसेंटर को ऊपरी केंद्र भी हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो जहाँ से जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपकी पृथ्वी के बाहर यहाँ पर आपका भूकंप आया तो इस केंद्र को क्या बोलेंगे, ऊपरी केंद्र या फिर हाइपोसेंटर बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर ठीक इसके ऊपर का बिंदु जहां सबसे पहले भूकंपी तरंगों का अनुभव किया जाता है। जब भूकंप का मूल समुद्र का सतह होता है तो इस कंपन से समुद्र की जल स्तर में ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगती हैं जिसे सुनामी कहा जाता है। यानी कि अगर ऐसा प्रश्न आपसे आए कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है, यानी कि सुनामी किस वजह से आती है, तो सुनामी भूकंप की वजह से ही आती है। लेकिन सुनामी तब आती है जब भूकंप समुद्री भाग में होता है, यानी कि जब भूकंप समुद्र के स्थल में होता है उस समय पर हमारी सुनामी आती है। क्योंकि भूकंप में तरंगे तरंगे उत्पन्न होती हैं और जब तरंगे यह महासागरीय लहरों के संपर्क में आती हैं तो वह लहरें और भी विशाल हो जाती हैं जिसकी वजह से वह सुनामी का रूप धारण कर लेती हैं। इसके आगे हमारा है भूकंप का मापन। भूकंप मापी यंत्र जिसे सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ कहा जाता है से किया जाता है। ठीक है, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भूकंप या भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है, या नाम ही दे देता है कि सिस्मोग्राफ से किसे मापा जाता है। तो सिस्मोग्राफ से आपका भूकंप मापा जाता है। भूकंप का परिमाण और कंपन की तीव्रता एक संख्यात्मक मापक द्वारा मापा जाता है। मापक पर 3 या उससे कम की तीव्रता को शायद ही ध्यान या दिया जाता है या अनुभव किया जाता है। यानी कि अगर आपका सिस्मोग्राफ पर जो आपका मानक अंक है वह 3 से कम है तो यह बहुत ही कम तीव्रता का भूकंप होता है और उसे महसूस नहीं किया जा सकता है या कभी कभार ही महसूस कर सकते हैं। लेकिन साथ या उससे अधिक के परिमाण के जो भूकंप होते हैं वह विस्तृत क्षेत्र पर तबाही लाते हैं। यानी कि ऐसे भूकंप जिनका सिस्मोग्राफ पर जो पैमाना होता है वो 7 अंकों से अधिक का होता है वह काफ़ी तीव्र भूकंप होते हैं, या कि काफ़ी शक्तिशाली भूकंप होते हैं। भूकंप की उत्पत्ति केंद्र को भूकंप का मूल कहा जाता है और पृथ्वी की सतह पर ठीक ऊपर स्थित बिंदु को एपी सेंटर कहा जाता है। ठीक है, आगे है भूकंपीय तरंगों के गुजरने को सिस्मोग्राफ द्वारा अंकित किया जाता है। तरंगों के परिमाण को रिक्टर रिक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है। ठीक है, जो भूकंप की तरंगें होती है उन्हें किसके, रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। लेकिन जो आपका भूकंप होता है उसे सिस्मोग्राफ के द्वारा नापा जाता है। यहाँ पर ध्यान से भूकंप को सिस्मोग्राफ, लेकिन जो तरंगे हैं उनको रिक्टर पैमाने या रिक्टर स्केल के द्वारा नापा जाता है। भूकंप की तीव्रता की माप के लिए मर्केरी स्केल का उपयोग किया जाता है। भूकंप का वितरण, यानी कि सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है, तो जो सबसे ज़्यादा भूकंप है वो प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आते हैं और इसी प्रशांत महासागर के आसपास ही ज्वालामुखी की पट्टी है और इस ज्वालामुखी की पट्टी को ही रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और इस यानी कि प्रशांत महासागर के क्षेत्र में विश्व के 68% भूकंप आते हैं। ठीक है, तो अगर पूछे रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है तो भूकंप और ज्वालामुखी क्षेत्र से संबंधित है। और यह कहाँ पर स्थित है रिंग ऑफ फायर, तो आपके प्रशांत महासागर के क्षेत्र में स्थित है रिंग ऑफ फायर। मध्य एशिया से हिमालय, कैस्पियन सागर होते हुए भूमध्य सागर से होकर वेस्ट इंडीज तक के क्षेत्र में संसार के 21% भूकंप देखे जाते हैं। यहाँ पर आपके
ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं। जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वो है कि रिंग ऑफ पैसिफिक फायर या रिंग ऑफ फायर किस क्षेत्र में स्थित है, वो आपके प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित है। अब अगला है हमारा भूकंपीय तरंगों के प्रकार। यह भी हमारा भूकंप से ही संबंधित है। तो भूकंपीय तरंगों के प्रकार में हम देखते हैं कितने प्रकार की भूकंपीय तरंगें होती हैं और उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो भूकंपीय जो तरंगें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, जिनमें काय तरंगें व सतही तरंगें होती हैं। काय तरंगें क्या होती हैं? काय तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर गुजरती हैं, यानी कि ऐसी तरंगें जो पृथ्वी के ऊपर नहीं आती हैं उन्हें काय तरंगें कहा जाता है। और ऐसी तरंगें कहाँ पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर गुजरती हैं। ये तरंगें विभिन्न घनत्व और पृथ्वी के आंतरिक भाग की कठोरता के कारण रे पाथ का अनुसरण करती हैं। यह भी ध्यान दीजिएगा कि जो कायस्थ तरंगें होती हैं वो किसका, रे पाथ का अनुसरण करती हैं। ठीक है, जो अपवर्तित तापमान, संरचना और चरण के अनुसार भिन्न होती हैं। काय तरंगों को इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यानी कि जो काय तरंगें होती हैं उन्हें हम दोबारा से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें होती हैं प्राथमिक तरंगें और द्वितीयक तरंगें। प्राथमिक तरंगों को हम पी तरंगें कहते हैं और द्वितीयक तरंगों को एस तरंगें कहते हैं। इसके अलावा हमारी तीसरी तरंग होती है एल तरंग, जिसे हम लव वेव्स यानी कि लव तरंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक तरंगें क्या होती हैं। तो प्राथमिक तरंगें होती हैं ये सबसे तीव्र गति वाली तरंगें होती हैं, यानी कि अगर हम इनकी चाल की बात करें या स्पीड की बात करें तो सबसे तीव्र गति से चलने वाली तरंगें प्राथमिक तरंगें होती हैं। और इनका जो औसत वेग होता है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड का होता है। जो प्राथमिक तरंगें होती हैं इनके अणुओं का कंपन तरंगों की दिशा में आगे पीछे होता है। और जो प्राथमिक तरंगें होती हैं वो गैसीय अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, कि जो प्राथमिक तरंगें होती हैं वो कैसी तरंगें होती हैं, वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। और जो प्राथमिक तरंगें हैं ये ठोस, द्रव एवं गैस तीनों प्रकार के माध्यमों से गुजर सकती हैं। यहाँ पर फिर से अगर आपसे पूछे कि अनुदैर्ध्य तरंग किस माध्यम में चल सकती हैं, तो अनुदैर्ध्य तरंग आपकी ठोस, द्रव एवं गैस तीनों ही प्रकार के माध्यम में चल सकती हैं। और जो अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं इनमें कणों का प्रसार नहीं होता, यानी कि कण अपने स्थान पर ही एक जगह रहते हैं और कण अपने स्थान पर एक जगह आगे पीछे मूव करते हैं, जिसकी वजह से जो तरंगें हैं वो आगे बढ़ती जाती हैं। किंतु इनका जो वेग है वो ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। प्राथमिक तरंगें किसमें, तीनों ही माध्यमों से चल सकती हैं, यानी कि ठोस, द्रव एवं गैस तीनों ही प्रकार के माध्यमों से चल सकती हैं। लेकिन इनका जो वेग होता है वो ठोस में अधिकतम होता है और गैसों में न्यूनतम होता है। इसके आगे हमारा दूसरी तरंग है द्वितीयक तरंगें। जो द्वितीयक तरंगें होती हैं यह केवल ठोस माध्यम में ही चल सकती हैं और इन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। जो ठोस तरंगें होती हैं इनका औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि प्राथमिक तरंगों से इनका वेग कम होता है। और यह सिर्फ कहाँ चल सकती हैं, सिर्फ ठोस में ही चल सकती हैं। लेकिन ये प्राथमिक तरंगों की तुलना में अधिक क्षतिकारक होती हैं। इसके आगे हम देखते हैं सतही तरंग या फिर एल वेव्स। एल वेव्स को हमने आपको बताया कि हम लव वेव्स भी बोलते हैं। जो सतही तरंगे हैं, सतही तरंगों का वेग सबसे कम होता है, 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और ये तरंगें धरातल पर सबसे अंत में पहुंचती हैं। लेकिन जो सतही तरंगें होती हैं वो सबसे अधिक क्षतिकारक होती हैं, यानी कि सबसे अधिक विनाशकारी कौन सी तरंगें होती हैं, सतही तरंगें होती हैं या एल तरंगें। तो सबसे कम विनाशकारी तरंगें पी वेव्स या कि फिर प्राइमरी तरंगें या प्राथमिक तरंगें। और सबसे अधिक जो विनाशकारी होती हैं वो सतही तरंगें या फिर एल तरंगें होती हैं। सतही तरंगें जल तरंगों के समरूप होती हैं, पृथ्वी की सतह पर चलती हैं। ये काय तरंगों की तुलना में धीमी गति वाली होती हैं। इसके आगे हम देखते हैं सतही तरंगें कितने प्रकार की होती हैं। सतही तरंगें भी दो प्रकार की होती हैं। पहला है हमारा रेली तरंग। जो रेली वेव्स होती हैं इन्हें ग्राउंड रोल भी कहा जाता है। वे सतह तरंगें हैं जो पानी की सतह पर तरंगों के समान लहरों के साथ गति करती हैं। और जो लव तरंगें हैं जो लव तरंगें हैं ये चट्टानों के कणों को अपने फैलाव की दिशा से लंबवत विस्थापित करती हैं। और इन तरंगों में कोई लंबवत और अनुप्रस्थ घटक नहीं होता है। तो यह थे आपके
भूकंप से संबंधित और पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कुछ फैक्ट। अब कल हम आपसे मिलेंगे, यानी कि अगली क्लास जब भी आपकी ज्योग्राफी की होगी उसमें हम देखेंगे ज्वालामुखी से संबंधित तथ्य। तो तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।